वाला जो कल्चर लिए थे ना यूज करने के लिए हम लोग। नहीं, हमने बेटा एस स्ट्रेन से प्योरीफाई किए हैं बायोकेमिकल्स। वी हैव प्योरीफाइड बायोकेमिकल फ्रॉम दी एस स्ट्रेन। और एस स्ट्रेन क्या है? बैक्टीरिया ही तो है। बैक्टीरिया के अंदर आपको प्रोटीन भी मिलेगा, डीएनए भी मिलेगा, आरएनए मिलेगा। तो आपने हीट किल्ड में से बायोकेमिकल एक्सट्रैक्ट किया जो जो उसके अंदर बचा हुआ है। उसके बाद आपने एक एक टेस्ट ट्यूब में पर्टिकुलर एंजाइम को ऐड किया। समझ आया पॉइंट? यस मैम। राइट, यस। एनी अदर थिंग टू एनीवन? और कोई पॉइंट बचा? कंप्लीटेड है यहाँ तक? ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जहाँ हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी दैट इज स्टेबिलिटी, where we will define that the genetic material must be structurally stable and chemically stable, कि least reactive होना चाहिए, स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से इसका स्टेबल रहना चाहिए। राइट, जैसे हम कहते हैं कि डीएनए हमारे पास आरएनए से ज़्यादा स्टेबल होता है। राइट, क्यों? क्योंकि डीएनए के पास 2' OH नहीं है, डीएनए के पास थाइमिन ग्रुप प्रेजेंट है। राइट, जो उसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है और उसी के साथ साथ उसकी केमिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा कर देता है। और अगर कोई चीज़ केमिकल स्टेबल हो गया, रिएक्टिविटी कम हो गई, तो ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर डिट्रॉइटेशन भी नहीं होगा और उसका स्ट्रक्चर भी प्रॉपरली स्टेबलाइज रहेगा। राइट, तो दैट्स व्हाई वी से डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए। फिर हमने कहा नेक्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए थर्मो रेजिस्टेंस। राइट, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी से थर्मो रेजिस्टेंस मींस हाई टेम्परेचर पे वो इजीली डैमेज ना हो। राइट, वो हमें यहाँ पर देखना है। राइट, एंड द थर्ड वन, राइट, इट इज द वन व्हिच फॉलो द मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। मम्मी हाई टीएम क्या था? मेल्टिंग टेम्परेचर बेटा। ओके मैम। इट्स द मेल्टिंग टेम्परेचर। राइट, किस टेम्परेचर पे आप डीएनए को मेल्ट करके डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड की फॉर्म में ले आओगे। राइट, नाउ फॉलो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स। मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें एंड शो स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो कौन करेगा? हु विल फॉलो द मेंडेलियन प्रिंसिपल? राइट, मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो वो करेगा जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। राइट, तो हमने कहा डीएनए एक्चुअली कैरी genetic information as gene and genes follow segregation and show specific type of inheritance. राइट, लेकिन वही मेंडेलियन के प्रिंसिपल्स को आरएनए या फिर हमारे पास राइट प्रोटीन तो फॉलो नहीं कर सकते। Hence DNA is a better choice than RNA and protein. Is it fine? पॉइंट समझ आया? राइट, तो हमने कहा इट विल फॉलो द मेंडेलियन प्रिंसिपल, मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो करें। राइट, और उसी के अकॉर्डिंगली वी गेट टू नो राइट कि आगे उस तरीके से इनहेरिटेंस के पैटर्न को शो करता है या नहीं करता, और डीएनए ही उसको शो कर सकता है क्योंकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर है हमारे पास? डीएनए के पास। राइट, इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? मैम हाँ जी बेटा। हम यहाँ पे आरएनए क्यों नहीं ले सकते? आरएनए बच्चे RNA जीन के को, पास भी तो आरएनए इज जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड इन नेचर, और सिंगल स्ट्रैंडेड नेचर में वो जीन्स को कैरी नहीं करेगा। राइट, वो अलील्स को शो नहीं कर सकता। राइट, इसी वजह से हम आरएनए को नहीं लेके चलते, और जो भी जीन्स होते हैं वो एटीजीसी की इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। सेंट्रल डोग्मा क्या समझाते हैं? राइट, कि डीएनए इज गोइंग टू मूव अप एज आरएनए। राइट, तो अगर सेंट्रल डोग्मा के वो पॉइंट को देखें, आरएनए अगर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है तो आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना देगा ना, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। और आरएनए स्टेबल भी नहीं है तो आप उसे जीन कैसे दे सकते हो? स्टेबिलिटी जहाँ होगी उसी को ही तो जीन दोगे, उसी को ही तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दोगे। राइट, और स्टेबिलिटी किसके पास है? डीएनए के पास। मैम पर जैसे कैरेक्टर्स को अगर शो करना है तो वो प्रोटीन्स के फॉर्म में ही तो करेंगे, फिनोटाइप शो करेंगे। तो जैसे जिन ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ आरएनए ही है तो वो सिर्फ वायरसेस ही है ना। यस और वो वायरसेस जो हैं वो बेसिकली अपने कभी भी पैटर्न को शो करते ही नहीं है। वायरस तो किसको यूज करते हैं? होस्ट को यूज करता है ना, इन ऑर्डर टू गो फॉर द होल पैटर्न। यस मैम। तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है ना? ठीक है मैम। देखो, हम इन्फॉर्मेशन बच्चे उसको दे सकते हैं ना। आप अगर कहोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो यू विल असाइन दिस इन्फॉर्मेशन टू समवन जो पता है आपको कि लीक नहीं करेगा, जो पता है आपको इस इन्फॉर्मेशन को राइट बहुत अच्छे से सिक्योर करके रखेगा। एग्जैक्टली, तो वही आप लेके चलोगे। तो डीएनए इज बीइंग द वन। राइट, समझ आया पॉइंट? यस मैम।
Yes, ma'am. नेक्स्ट, कैन फॉर्म इट्स रेप्लिका, रेप्लिका बना सके, राइट, दैट इज परफॉर्म रेप्लिकेशन। अब अगर रेप्लिकेशन को परफॉर्म करना है तो वो तो प्रोटीन नहीं कर सकते, लेकिन डीएनए आरएनए दोनों कर सकते हैं। आरएनए भी रेप्लिका बना सकता है और डीएनए भी हमारे पास रेप्लिका बना सकता है, बिल्कुल है हमारे पास डीएनए आरएनए दोनों ही रेप्लिका बना सकते हैं, बिकॉज आरएनए भी हमारे पास रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, डीएनए भी हमारे पास रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज बीइंग द वन, राइट, जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी शो करते हैं कि हमने कहा यहाँ पर बोथ डीएनए एंड आरएनए कैन रिड्यूस देयर रेप्लिका, अपने रेप्लिका को इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट, बट प्रोटीन कैन नॉट। तो प्रोटीन तो इस लिस्ट से बाहर ही हो गया ना, राइट, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हमें एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल चाहिए बेटा जो म्यूटेट करे स्लोअर रेट पे, फाइन, राइट। सो अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट follow evolution को, but mutate at slower rate, क्योंकि अगर फास्टर रेट पे म्यूटेट होगा तो सोचो फटाफट से अगर म्यूटेशन होती जाएंगी, रैंडम पैटर्न है, तो वो स्टेबिलिटी तो शो करेगा नहीं, रादर वो क्या करेगा हमारे पास बेसिकली क्या शो करेगा, अगर इतनी जल्दी म्यूटेट हो गया तो नई स्पीशीज ही आ जाएगी, स्पेसिएशन ही हो जाएगा, right? So mutation must be at the slower rate, and DNA show this property. DNA show this property, while RNA क्या करता है? While RNA being unstable, fast mutation, yes, mutate at faster rate. बहुत ज्यादा जल्दी रेट पे, फास्ट रेट पे करता है। That's why, इसी वजह से अगर देखा जाए तो हमने कहा अगर इतनी जल्दी अनस्टेबल है, इतनी जल्दी म्यूटेट कर रहा है हायर रेट पे, राइट, तो इसी वजह से क्या शो करेगा हमारे पास, क्योंकि इतना अगर म्यूटेशन हमारे पास जल्दी जल्दी होता चला जाएगा, राइट, रैपिड स्पेसिएशन एंड न्यू elimination of species, जो पुरानी स्पीशीज थी वो क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट, और नई स्पीशीज क्या हो जाएंगी, जल्दी आएंगी। आज के टाइम में कोविड में हम यही देख रहे हैं ना, कितनी जल्दी म्यूटेट कर रहे हैं, राइट, तो जितना जल्दी म्यूटेट करेगा उतना क्या होगा हमारे पास, अनस्टेबल, राइट। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस एवरीवन, समझ आया यहाँ तक पॉइंट? तो अब अगर हम ये पॉइंट्स को कंपेयर करें तो कंपेयरिंग all the above points, it can be stated that DNA is a better genetic material to store hereditary information. हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, हेरिडिटरी मीन्स जेनेटिक, टू स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, कि बहुत अच्छे से, राइट, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, राइट, बट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन, राइट, अगर इस जेनेटिक में इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करना है, बट फॉर ट्रांसमिशन of the genetic information, who is better? RNA. RNA is better. RNA. इसका क्या मतलब है, राइट, हमने कहा अगर हम यहाँ पर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का इनहेरिटेंस पढ़ना चाहते हैं तो वो किस फॉर्म में आप देखोगे, डीएनए। That better form is for the transfer, that better form is for the storage, is basically what,
राइट, हमारे पास कौन है, हमारे पास डीएनए इज द वन. लेकिन बट इन सेल डीएनए इंफॉर्मेशन जरूर कैरी कर रहा है, कैरी जीन, बट क्या डीएनए उसे एक्सप्रेस कर सकता है? पहले डीएनए को किस में चेंज करना पड़ेगा? आरएनए. आरएनए से क्या RNA. बनाना पड़ेगा? प्रोटीन. सो Proteins. फॉर एक्सप्रेशन करने के लिए डीएनए को किसकी जरूरत है? आरएनए की. राइट, तो एक्सप्रेशन करने के लिए आरएनए इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन synthesis. Is it going to indicate the importance of RNA? Yes, guys. Yes, ma'am. Right. This signifies importance of RNA. ये सिग्निफाई करता है कि आरएनए भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सिर्फ डीएनए को क्रेडिट नहीं दे सकते आप. राइट, पॉइंट याद रहेगा अच्छे से. यस मैम. डन. सो वी सिंपली से, अगर हम देखें यहाँ पर बच्चे, ये 2 पॉइंट्स ध्यान रखना. इवोल्यूशनरी, हु इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल? RNA. RNA. RNA is the first genetic material from which DNA is evolved. इसमें से DNA हमने क्या किया है? Evolve किया. Right, तो RNA is the first genetic material from which DNA is evolved. Right, और DNA का evolution हमारे पास RNA से हुआ है. Right, because of structural modifications which leads to higher stability. Stability ज़्यादा दे दी, अच्छे से स्टेबल हो जाएगा हमारे पास. Right, so leads to higher stability and less mutation rate to DNA, which prove DNA is better genetic material. Is this point clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया. Ma'am. प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. हाँ जी बेटा. हमें ट्रांसमिशन वाला नहीं समझ में आया. बेटा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अगर ट्रांसमिट करना है, मीन्स इसको एक्सप्रेस कराना है, इससे फंक्शन कराना है, तो फंक्शन कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आरएनए ना. डीएनए अकेला तो नहीं बना सकता. डीएनए प्रोटीन तो बना नहीं सकता. डीएनए प्रोटीन कब बना सकता है? जब बेसिकली क्या बनेगा? तो वी सेज डीएनए तभी हमारे पास प्रोटीन बनाएगा जब हमारे पास आरएनए बनेगा. तो आरएनए इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. क्लियर? Yes, ma'am. अंडरस्टूड एवरीवन? राइट. अच्छा, अब अगर आपसे पूछी जाए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आरएनए? राइट, इंपॉर्टेंस क्या आरएनए की? यस एवरीवन, इंपॉर्टेंस ऑफ आरएनए. अगर हम आरएनए की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं आरएनए कैन वर्क एज, कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है और ये एक्सप्रेशन के लिए भी एक तो हो जरूरी है. गया हमारे पास सबसे पहले नॉन जेनेटिक आरएनए और दूसरा हो गया हमारे पास जेनेटिक आरएनए. सबसे पहले तो हमने ये कैटेगरी बना ली. इसका मतलब जेनेटिक आरएनए कौन सा है? जो आरएनए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे पास? द आरएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर और एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल, जो जेनेटिक मटीरियल की तरह काम कर रहे हैं, लाइक इन राइबोवायरसेस. राइट, तो इसको तो कैटेगरी को अलग कर देते हैं. ये तो जेनेटिक आरएनए हो गया. नॉन जेनेटिक आरएनए कौन सा होता है? राइट, विच
is not working as genetic material but play role during gene expression. जीन एक्सप्रेशन के टाइम पे रोल प्ले कर रहे हैं, राइट? तो कौन कौन से हो गए हमारे पास? mRNA, rRNA एंड tRNA. ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी हो गई? नॉन जेनेटिक आरएनए. mRNA का मतलब मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए. आरएनए, राइट? जो क्या है हमारे पास? ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म ऑफ डीएनए एंड अलाउ ट्रांसलेशन. यही तो है जो ट्रांसलेशन को अलाउ करेगा, मैसेज लेके जाएगा हमारे पास. rRNA इज ribosomal RNA which work as catalyst as ribozyme. Ribozyme क्या होता है? The enzyme which are made up of RNA. उसकी तरह कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहा है. और उसी के साथ साथ हमारे पास राइबोसोमल आरएनए का दूसरा काम भी है एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ राइबोसोम. राइबोसोम बनाना भी तो इसी का काम है. तो राइबोसोम की स्ट्रक्चर यूनिट भी बना, क्योंकि राइबोसोम को स्ट्रक्चर देने का काम इसी का ही होगा हमारे पास, राइट? टीआरएनए का मतलब जैसे ट्रांसफर आरएनए. ट्रांसफर आरएनए अगर देखा जाए तो ये किसकी तरह काम करेगा? एडाप्टर मॉलिक्यूल टू अलाउ द पैसेज ऑफ, किसका पैसेज प्रोवाइड करेगा? अमीनो एसिड. अमीनो एसिड को एक जगह से राइबोसोमल मशीनरी तक लेके जाना, दैट्स द वर्क ऑफ द टीआरएनए. कंप्लीट यहाँ तक? तो ये हो गया हमारे पास टास्क एज अ फंक्शन. हाँ जी बेटा, एक मिनट, मैं इसको छोटा कर देती हूँ थोड़ा. एक सेकेंड. मैम एक बार कैटलिस्ट वाला पॉइंट बता दो. राइबोजाइम की तरह वर्क करता है बच्चे, आगे अभी हम पढ़ेंगे, राइट? इट इज वर्किंग एज अ कैटलिस्ट ऑल्सो, राइट? जब हम इसमें मेन फंक्शंस देखेंगे इसके कि पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की तरह काम करना, स्प्लाइसियोसोम्स की तरह काम करना, दैट्स अ मेन टास्क फॉर द आरएनए. और ये एडेप्टर मॉलिक्यूल वाला, एडाप्टर क्या करता है? चार्जर का जो एडाप्टर होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लग से लेके आपके फोन तक लेके आता है ना, ताकि चार्जिंग हो सके. तो सेम उसी तरीके से टीआरएनए का भी काम है, अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से उठा के रेप्लिकेशन मशीनरी तक लेके जाना. सॉरी, रेप्लिकेशन कह रहे, ट्रांसलेशन मशीनरी तक लेके जाना. ठीक है, कंप्लीटेड यहाँ तक? आगे बढ़े. Yes, ma'am. Done? Good. Okay, guys. So this is what we were talking about, the whole DNA, RNA. ये हमने यहाँ पर फंक्शंस इसके करे. अब स्टार्ट करेंगे विद दी सेंट्रल डोग्मा. एक एक करके प्रोसेस पे आएंगे. तो सबसे पहले रेप्लिकेशन करेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन, और फिर उसके बाद आपका ट्रांसलेशन. तो आज की क्लास में रेप्लिकेशन करेंगे. कल जो कंबाइंड क्लास होगी दोनों ग्रुप्स की, राइट, दोनों बैचेस की, वो कंबाइंड क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसक्रिप्शन. जितना रेप्लिकेशन होगा आज वो तो उतना करेंगे यहाँ पर कंप्लीट, राइट? कल की जो कंबाइंड क्लास होगी उसमें आगे का टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, राइट? अगर या तो रेप्लिकेशन दोनों का सेम पे खत्म हुआ, राइट, तो रेप्लिकेशन से कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज ट्रांसक्रिप्शन वाला काम करेंगे, राइट? तो कुछ जेनेटिक वाली क्लास भी है ना हमारी, वो परसों संडे को. ओके संडे. Yes. Okay, guys. So now moving to the part over here, starting with
रेप्लिकेशन। मैम अभी तक कितने पेज हो गए हैं? मेरा थोड़ा नेटवर्क वीक चल रहा था। कितने पेज हो गए हैं? कितने पेज हो गए भाई? जिसने नोट किया उन्हें पता होगा कितने होंगे। हार्डली 2 पेज ही होंगे शायद, है ना? Yes, ma'am. Approximately Yes, 2. ma'am. थैंक यू। Two. Okay, guys. Now, replication is defined as the autocatalytic function of DNA. DNA का autocatalytic function है, right? Replication. Autocatalytic function कहने का मतलब, right, कि ये हमारे पास process है formation of DNA exact to DNA. copy of parental DNA. पेरेंटल डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनाना मीन्स क्या बनाना? रेप्लिका बनाना। दैट इज बेसिकली बीइंग डिफाइंड एज रेप्लिकेशन, राइट? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीएनए टू डीएनए। हम डीएनए से ही डीएनए बनाने वाले, राइट? दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द ऑटो कैटालिटिक फंक्शन। अब जब डीएनए टू डीएनए बनाना है तो उसके बेसिकली 3 अप्रोचेस होती हैं, 3 डिफरेंट अप्रोचेस आर देयर, राइट? कि हम किस तरीके से, राइट, ये रेप्लिकेशन कर सकते हैं। या तो कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, या सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, या डिसरप्टिव रेप्लिकेशन होता है। अब ये 3 चीजें क्या होती हैं, राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि 3 अप्रोचेस क्या हैं, कैसे हम इसे स्टेट करते हैं, कैसे हम इसे डिफाइन करते हैं, राइट? और उसके बाद अप्रोच कौन सी एप्लीकेबल होती है एक्चुअल में, दैट वी आर गोइंग टू स्टेट अबाउट, राइट? सो 3 अप्रोचेस आर देयर। नंबर फर्स्ट, स्टार्टिंग विद conservative replication. Conservative replication mode. अब ये हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर we have the 2 strands, double stranded DNA which is being the parental DNA, जो हमारे पास पेरेंट का डीएनए है। एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हम एरो बनाते हैं ताकि पॉलीमराइजेशन की डायरेक्शन में कभी कोई गलती ना हो। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जो हम जानते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अभी मैंने इसको कॉइल ना बना के एक सिंपल स्ट्रैंड में बनाया है, राइट? अब मैंने क्या कहा, जब इसका रेप्लिकेशन आपने कराया तो वो रेप्लिकेशन की वजह से आपके 2 डॉटर डीएनए, 2 डॉटर सेल्स बने। वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ द 2 डॉटर सेल्स, राइट? जो एक डॉटर सेल बनी उसके पास एग्जैक्ट पेरेंट का डीएनए आ गया, exact parental DNA. This is the one daughter stretch, right? तो इसको मैंने नाम दे दिया daughter cell with exact transfer of parental DNA. Parental DNA का exact transfer होता है। जबकि जो हमारे पास दूसरी सेल थी, दूसरा डॉटर सेल आया, that daughter cell go for the synthesis of its own DNA, अपना खुद का डीएनए उसने बनाया। तो ये जो डॉटर सेल है, इस डॉटर सेल पे कोई एक नया स्ट्रैंड आया, इट गो फॉर डी नोवो सिंथेसिस। डी नोवो का मतलब स्पॉन्टेनियस सिंथेसिस ऑफ न्यू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो अब अगर मैं इसमें से कहूं तो किसमें 100% कंजर्व्ड है? क्या इसके अंदर 100% कंजर्व्ड हुआ डीएनए? Yes. Yes, ma'am. 100% कंजर्व्ड पेरेंटल डीएनए। और इसके अंदर क्या हो गया? 100% न्यू डीएनए, 0% पेरेंटल पार्ट। इज इट फाइन? पेरेंटल पार्ट आया ही नहीं इसके अंदर, Yes, ma'am. राइट? मैम नहीं है समझ में। बच्चे हमारे पास पेरेंटल डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है? आपको उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनानी है। अब अगर मेरे पास अगर एक सेल डिवाइड करेगा तो वो 2 सेल बनाएगा, तो सेम मेरे पास 2 डॉटर सेल बने। तो एक डॉटर सेल के पास एग्जैक्ट पेरेंट वाला डीएनए चला गया, एक डॉटर सेल के पास बिल्कुल नया डीएनए खुद का बन के गया। हो सकता है ये वाला डॉटर सेल सरवाइव करे भी ना, राइट? क्योंकि इसके पास वो डीएनए इन्फॉर्मेशन तो गई नहीं जो पेरेंट के पास थी, वो रूडिमेंट्री इन्फॉर्मेशन गई है, राइट? लेकिन जो एक डॉटर सेल जो बिल्कुल पेरेंट के जैसा बना हमारे पास, वो बिल्कुल सरवाइव करेगा। समझ आया सबको पॉइंट?
मैम उसी की कॉपी बनी है तो मैम सेम नहीं होगा क्या फिर दोनों? क्लोन ही तो बनाते, रेप्लिकेशन का मतलब क्या? क्लोन बनाना ना, रेप्लिका बनाना, एग्जैक्ट कॉपी बनाना, भाई तो चाहते हो आप। बस आपने यहाँ दोनों डॉटर सेल एग्जैक्ट कॉपी ना बना के आपने एक डॉटर सेल एग्जैक्ट कॉपी बनाई, एक डॉटर सेल बिल्कुल अलग बना दी। Is this point clear now? Yes guys, everyone. यस मैम। मैम रिपीट कर दो मैम। यस मैम। Yes, ma'am. से बच्चे हमारे पास एक पेरेंटल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अगर उसका रेप्लिकेशन हुआ तो उससे दो डॉटर सेल्स हमारे पास बने पेरेंट सेल से। ड्यूरिंग दैट पेरेंट सेल से जब दो डॉटर सेल बने तो उसमें से एक डॉटर सेल के पास पूरा का पूरा पेरेंट डीएनए एज इट इज उठ के चला गया, दूसरे डॉटर सेल ने बिल्कुल नया डीएनए अपना खुद का बनाया, तो डी नोवो सिंथेसिस करी, राइट। तो एक में एक डॉटर सेल के अंदर 100% कंजर्वेशन हो गई कि पेरेंटल ऐसे कैसे चला गया, दूसरे के अंदर तो पेरेंटल का कोई पार्ट गया ही नहीं ना, राइट। उसके पास तो बिल्कुल नया डीएनए गया है, तो दैट इज दी 100% न्यू डीएनए, 0% पेरेंटल पार्ट। तो इसलिए इसे नाम क्या दिया हमने? कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर एवरीवन? यस मैम। फाइन। नाउ अब इसी के बाद हमारे पास सेकंड अप्रोच आती है। द सेकंड अप्रोच से अबाउट सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या है रेप्लिकेशन का, दैट वी हैव टू सी फॉर। सेमी कंजर्वेटिव मोड, सेमी कंजर्वेटिव मोड से दैट अगर हमारे पास ये पेरेंटल डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेच 5 प्राइम टू 3 प्राइम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, that's the parental DNA. I perform the replication, that is मैंने यहाँ से दो डॉटर सेल्स बनाए इस पेरेंट सेल से, जो दो डॉटर सेल बने मेरे पास, this is the one daughter cell, this is the another daughter cell। इन दोनों डॉटर सेल के पास एक एक स्ट्रैंड पेरेंट का गया। अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसके पास गया, 3 to 5, फिर दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला उसके पास क्या था, एक स्ट्रैंड पेरेंट का गया, उस पेरेंट के स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इसने यहां पर सिंथेसाइज कर लिया। इज इट फाइन? यस मैम। तो इसका मतलब यहां मेरे पास क्या है इसके अंदर कि ये जो डॉटर सेल्स हैं दोनों के दोनों, राइट, इन दोनों डॉटर सेल्स में वन पेरेंटल स्ट्रैंड and one complementary synthesized daughter cell, sorry daughter DNA, daughter strand। तो अब मुझे बताओ कंजर्वेशन कितना दोनों के पास? 50%, यस मैम। राइट। Yes, 50% कंजर्वेशन ऑफ पेरेंटल double-stranded DNA in both daughter cells. Is this point clear to everyone? Right. अच्छा, डायरेक्शन देखिए, जब मैंने बनाया था तो जो हमेशा बनाते कैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसलिए ध्यान रखना है कि कौन सा स्ट्रैंड डॉटर बना रहे हो, कौन सा पेरेंट है। तो अगर आपने 5 to 3 वाला पेरेंट भेजा तो अब 5 to 3 आप डॉटर बनाओगे, लेकिन उसकी ओरिएंटेशन पोलैरिटी किस डायरेक्शन में होगा? 3 to 5। लिखोगे कैसे? 3 to 5। तो अगर मैं यहाँ कहूँ डॉटर सेल अगर ये 1 है तो 1 के अंदर पेरेंटल स्ट्रैंड कौन सा गया है? 5 to 3। आपने कौन सा बनाया? 3 to 5। समझ आया सबको पॉइंट? सेकंड के अंदर पेरेंटल स्ट्रैंड कौन सा गया है? 3 to 5, लेकिन आपने कौन सा बनाया? 5 to 3। 5 कंप्लीटेड? सारे 5 to 3 तो हैं, वो तो बस बेटा उल्टा बनेंगे तो लिखते हैं। सारे 5 to 3 ना। पोलैरिटी तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या लिखते हो कि आपका यहाँ पर एंटी पैरेलल नेचर, एक 5 to 3 एक 3 to 5 होता है ना स्ट्रैंड। दैट्स व्हाई आई सेड ना, हम बनाएंगे डायरेक्शन के हिसाब से 5 to 3, लेकिन उसको रीड कैसे करेंगे कि एक स्ट्रैंड 5 to 3 है तो दूसरा 3 to 5 है। राइट टू लेफ्ट ही तो रीड करोगे ना, या लेफ्ट टू राइट रीड करोगे, कोई एक डायरेक्शन में रीड करोगे ना। अब समझ आया पॉइंट? यस मैम। Completed everyone? So conservative, semi-conservative. Now the third approach is
disruptive mode of replication. Now, disruptive mode of replication. अब ये क्या होता है हमारे पास? इसमें हमने कहा हमारे पास पेरेंटल स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए we say as the parental DNA. अब इसका अगर रेप्लिकेशन हुआ तो रेप्लिकेशन में म्यूटेशन के साथ रेप्लिकेशन में आपने 2 डॉटर सेल्स बनाए. डॉटर सेल के अंदर जब एक पेरेंट स्ट्रैंड गया ना तो वो थोड़ा सा ही पार्ट गया, उसका थोड़ा पार्ट गया ही नहीं, थोड़ा पार्ट नया उसका सिंथेसाइज हुआ. राइट. फिर वापस जो दूसरे वाले के अंदर पेरेंटल स्ट्रैंड गया था वो भी थोड़ा सा गया और कुछ पार्ट उसका न्यूली सिंथेसाइज्ड हुआ. इसका क्या मतलब है? ना तो 50% कंजर्वेशन ना 100% कंजर्वेशन. राइट. तो कैन आई से द डॉटर सेल्स हैव डिसरप्टेड इंफॉर्मेशन? कैन आई से टूटी हुई इंफॉर्मेशन गई, disrupted genetic information from parental cell? Is it fine? Yes, ma'am. Parental cell से हमारे पास disrupted genetic information, टूटी हुई genetic information गई है. Right. So neither 50% conservation nor 100% conservation. कोई भी conservation नहीं है, ना तो 50% है ना ही 100% है. तो कंजर्वेशन है ही नहीं इसके अंदर. तो इट्स अ कंप्लीट डिसरप्टिव रेप्लिकेशन. राइट. कि हमने कहा दोनों डॉटर स्ट्रैंड एक दूसरे से बिल्कुल भी सेम है ही नहीं. राइट. कंप्लीट यहां तक पॉइंट. फाइन एवरीवन. डिसरप्टिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन फाउंड इन वायरसेस जहां म्यूटेशन के चांस ज्यादा. राइट. Semi-conservative mode of replication, most common type of replication. सबसे common type है. तो हमने कहा most common type of replication, right? सबसे common है हमारे पास in the case of prokaryotes and eukaryotes. दोनों में मिलता है most commonly, correct? Conservative replication in viruses and some member of archaebacteria, जो primitive bacteria, उनमें हमें फाइंड हो जाता है. यू बैक्टीरिया में कभी नहीं. क्लियर एवरीवन? तीनों अप्रोचेस समझ आ गई हैं सबको अच्छे से? Yes, ma'am. नोट हो गया है? राइट. द होल पार्ट कैसे कैसे हम विजुअलाइज करते हैं. मैम फर्स्ट वाले केस में. हाँ, फर्स्ट वाले केस में बेटा हमने ये कहा ना कि हमारे पास एक डॉटर सेल के पास पूरा पेरेंटल डीएनए आ गया, दूसरे डॉटर सेल ने पूरा नया बनाया, कंप्लीट न्यू. मैम रेप्लिकेशन कैसे हुआ मैम? फिर वो मैम एग्जैक्ट कॉपी तो हुआ नहीं. एग्जैक्ट कॉपी एक है तो सही डॉटर सेल. राधा थर्ड वाला रेप्लिकेशन नहीं है, थर्ड वाला म्यूटेशन विद रेप्लिकेशन है. मैम हाँ जी. मैम आप मतलब ये कह रहे हो कि रेप्लिकेशन हो रही है तो अपोज कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, लेकिन जो पेरेंटल वाले थे वो दोनों साथ में ज्वाइन हो गए और जो न्यू बने वो दोनों साथ में ज्वाइन हो गए, ये ना? किसमें कह रहे हो? फर्स्ट कंजर्वेटिव में. पेरेंटल ज्वाइन क्यों बेटा? पेरेंटल सेग्रीगेट ही नहीं हुआ ना, पूरा का पूरा पेरेंट उठ के एक ही डॉटर सेल में चला गया ना. हाँ मतलब मैम वही नहीं, वही नहीं है ना. ये पूरा का पूरा पेरेंट सेल एक साथ उठ के चला गया, वो सेग्रीगेट हुआ ही नहीं. दूसरे डॉटर को पेरेंट से कुछ भी नहीं मिला है, उसने खुद अपना नया स्ट्रैंड बनाया. ठीक है? क्लियर? यस गाइस, सो कंप्लीटेड यहाँ तक. तो इसमें से सबसे बेस्ट अप्रोच रेप्लिकेशन की एक्चुअली दिख कौन सी रही है मुझे? सेमी कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव मोड है जो मुझे प्रॉपर्ली विजिबल है.
right? So I can say semi-conservative mode of replication is the one which is properly visible to me as one of the best approach to be followed up, और जो actually majority of prokaryotes और eukaryotes follow भी करते हैं, right? तो अब हमें यही कंजर्वेटिव पढ़ना, बस क्या बच्चे? कंजर्वेटिव बस नहीं होगा। कंजर्वेटिव बेस्ट कैसे होगा बच्चे? एक डॉटर सेल तो बिल्कुल नया बन रहा है। 100% 100% एक में गया 100% ना। आप अगर रेप्लिकेशन, देखो रेप्लिकेशन है क्या बेटा? रेप्लिकेशन कब करते हो? इसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों? रेप्लिकेशन कब करते हो? एस फेज के टाइम करते हो ना। एस फेज के टाइम रेप्लिकेशन होता है, सेल साइकिल के टाइम, इसका मतलब माइटोसिस के टाइम कर रहे हो या मियोसिस के टाइम कर रहे हो। अगर आप माइटोसिस के टाइम कर रहे हो तो अगर आप कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन कराओगे तो कभी भी आप माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कह ही नहीं सकते। यू कैन नेवर से इट टू बी द इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि सेम कंटेंट तो गया ही नहीं, एग्जैक्ट कॉपी तो गई नहीं। जब दूसरी डॉटर सेल के पास बिल्कुल नया डीएनए आ गया तो उसके सारे फीचर अलग हो गए ना। उसके अंदर उसका सारा बायोसिंथेसिस भी चेंज हो गया, उसके अंदर उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी ऑल्टर्ड है, उसके अंदर उसकी प्रोटोप्लाज्मिक इन्फॉर्मेशन भी ऑल्टर्ड है, एवरीथिंग इज बीइंग ऑल्टर्ड इनसाइड, राइट? तो अगर सब चीजें उसके अंदर ऑल्टर्ड है तो ऑब्वियसली बात है कंजर्व क्या है हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉटर सेल तो कंजर्व्ड है। मींस वन पेरेंट वन डॉटर, तो नंबर तो कभी बढ़े ही नहीं, नंबर तो उतना ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल फेज तो हमेशा के लिए खत्म हो गई। समझ आया पॉइंट, राइट? और जबकि ये सब कुछ, चाहे हम एक्सपोनेंशियल फेज देखें, चाहे हम प्रॉपर इक्वेशनल डिवीजन देख लें, वो सब कौन फॉलो कर रहा है? सेमी कंजर्वेटिव मोड। क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव मोड में जो दोनों पेरेंट सेल, दोनों डॉटर सेल बने, वो एक दूसरे की भी कॉपी हैं और वो पेरेंट की भी कॉपी है, राइट? तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऐसा हुआ जिसने क्लोनल प्रोपगेशन भी कराया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कराई, इक्वेशनल डिवीजन भी कराया। अब समझ आया पॉइंट, राइट? अगर एक बात बताओ मुझे, जो सेमी कंजर्वेटिव में भी डॉटर सेल बना है, क्या वो एग्जैक्ट सिमिलर है कि नहीं है पेरेंट के? एग्जैक्ट सिमिलर है ना पेरेंट के, लेकिन फिर भी हम इसको 50% कंजर्वेशन क्यों कह रहे हैं? 50% सिमिलर नहीं है, सिमिलर 100% है। 50% इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पेरेंट का एक स्ट्रैंड उसके पास गया है, पेरेंट के दोनों स्ट्रैंड उसके पास नहीं गए थे एग्जैक्ट। उसने उस पेरेंट के स्ट्रैंड को यूज करके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बेसिस पे नया स्ट्रैंड बनाया है, इसीलिए 50% कंजर्वेशन कह रहे हैं, राइट? एक्चुअली में तो इक्वेशनल डिवीजन ही हुआ है, एक्चुअली में तो दोनों सेम ही बने। क्लियर है पॉइंट सबको? समझ आ गया? यस मैम। फाइन। और कोई डाउट इससे रिलेटेड? राइट नाउ अब हम बेसिकली हमें ये पढ़ना है कि हाउ द सेमी कंजर्वेटिव मेथड इज बीइंग प्रूवन अप, राइट? तो एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव, टू डेमोन्स्ट्रेट द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमारे पास मिसेल्सन एंड स्टेहल ने किया था इन इकोलाई इन द सेम ईयर। यूकैरियोट्स के अंदर भी इसको प्रूव किया गया बाय वीसीएफ आबा, राइट? वीसीएफ आबा बीन्स के अंदर, राइट? यूकैरियोट्स में भी इसको प्रूव किया गया। तो वही हमें प्रोसेस पढ़ना है कि पहले प्रोकैरियोट्स में कैसे हो वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद यूकैरियोट्स का सिर्फ एक दो लाइन में उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि हाउ दे हैव कंप्लीटेड, कि यूकैरियोट्स के अंदर भी प्रोसेस ऐसे ही होता है हमारे पास। फाइन, राइट? स्टार्ट करें प्रोसेस? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. guys, good. Now moving to the experiments to prove semi-conservative mode of replication. और ये नीट में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, राइट? नंबर फर्स्ट, राइट, दैट इज बीइंग प्रोकैरियोट्स में हुआ है। तो एक बार क्वेश्चन आया है नीट में कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन वाज फर्स्टली परफॉर्म्ड इन, राइट? तो फर्स्टली परफॉर्म जहां भी लिख दिया जाए मींस इट इज फर्स्टली परफॉर्म्ड इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोट्स, राइट? प्रोकैरियोट्स के अंदर सबसे पहले किया है ये परफॉर्म, राइट, बाय मैथ्यू Michelson and Stanley. Michelson and And start. Franklin Stahel, right? Matthew Michelson and Franklin Stahel, right? They performed the experiment 1958, क्योंकि ईयर भी एग्जाम में आ चुके हैं। वैसे ईयर इसके याद कर लेना, आगे के भी जितने एक्सपेरिमेंट्स के हैं आते हैं, राइट? तो इन्होंने प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को, प्रूव्ड सेमी कंजर्वेटिव mode of replication in E. coli
ई कोलाई में किया था यूजिंग रेडियो लेबल्ड नाइट्रोजन। सॉरी नॉट रेडियो लेबल, रेडियो लेबलिंग नहीं की थी उन्होंने, हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N15 को यूज किया था। फाइन, एक चीज ध्यान रखना, हर्शी चेज ने रेडियो लेबलिंग हेवी आइसोटोप ऑफ फास्फोरस सल्फर यूज किया था, इन्होंने कोई रेडियो लेबलिंग नहीं की थी, दे हैव डन ओनली द हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। फाइन मैम इन हाँ दोनों जी। में डिफरेंस क्या है, रेडियो लेबल और हैवी आइसोटोप्स में? अलग अलग है बच्चे, हैवी आइसोटोप का मतलब नॉर्मल से जो आप उसका एक एटॉमिक नंबर बढ़ा देते हो, N14 की जगह आपने N15 लिखा है तो वो हैवी आइसोटोप है। रेडियो लेबलिंग करना इसका मतलब उसको कोई ना कोई कलर टैग करना कि आप उसको पहचान सको, रेडियो लेबलिंग रेडियो एक्टिव Okay, ma'am. आइसोटोप बनाना, राइट। नाउ अब हमने कहा Yes. इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, राइट, फर्स्ट स्टेप जो उन्होंने किया वो बेसिकली इकोलाई को ग्रो कराया। E. coli is made to grow allowed to grow in culture N15H4Cl इसमें करा for many generations, बहुत generations के लिए E. coli को ग्रो कराया इसमें, such that जो E. coli का DNA है, डबल स्ट्रैंडेड DNA, वो कैसा हो गया हमारे पास N15 उसके पास Yes. दोनों स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी N15 और 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी N15, दोनों स्ट्रैंड N15 के आ गए। क्योंकि NH4Cl अगर आप मीडियम दोगे तो नाइट्रोजन तो ऑब्वियसली नाइट्रोजनस बेस की फॉर्म में प्रेजेंट है ही है, तो उसके पास दोनों स्ट्रैंड्स आपके कैसे आ गए N15 राइट, डबल स्ट्रैंडेड DNA जब आपने इसमें दिया। अब सडनली आपने उसको ट्रांसफर कर दिया बहुत सारी जनरेशंस के बाद, राइट, ट्रांसफर टू N14H4Cl मीडियम, राइट। अब हमें यही देखना है कि हम जो इसको अब ट्रांसफर करेंगे N14 वाले मीडियम में तो वो हमारे पास कैसे वर्क करेगा, राइट। तो अब नाउ सी एवरीवन, वी से हमारे पास स्ट्रैंड था N15 5 to 3 3 to 5, ये हमारे पास पेरेंट N15 DNA, मैंने इसे ट्रांसफर किया इन द फर्स्ट N14 मीडियम के अंदर। अगर N14 मीडियम में ट्रांसफर किया तो जो मेरे पास दो डॉटर सेल्स बनेंगे वो दो डॉटर सेल्स कौन से होंगे, एक के पास तो जाएगा N15, यस मैम। दूसरे के पास भी जाएगा आपका यहाँ पर N15, लेकिन उसी के साथ साथ they have this new strand synthesized as of the N14, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर दो डॉटर सेल आ गए, 2 डॉटर सेल्स with N14 N15, फाइन, समझ आया प्रोसेस? यस मैम। अब वापस से उन्होंने इसको ऐड कर दिया अगेन N14 मीडियम, तो ये हमारे पास हो गई फर्स्ट जनरेशन, और इससे अगली जो बनेगी अब हमारे पास वो कौन सी होगी, सेकेंड जनरेशन। तो अगर मैंने स्ट्रैंड को अलग अलग किए तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये गया N15, ये मेरे पास नेक्स्ट लास्ट वाला अगर मैं देखूं जो डॉटर सेल के पास जाएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, N15, पेरेंट वालों को अलग कर देते हैं, 4 डॉटर सेल्स बनेंगी मेरे पास, राइट। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सॉरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम N14, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम N14, तो ये 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगी मेरे पास,
यस मैम। फाइन। अब नया स्ट्रैंड बना दो यहाँ पर, क्योंकि N14 मीडियम है तो N14 इसके पास जाएगा, इसके पास भी N14 जाएगा. It is also carrying the N14 and it is also carrying the N14. यही आएंगे 4 डॉटर सेल. यस मैम। इसका मतलब मेरे पास आई Yes, यहाँ ma'am. पर 4 डॉटर सेल्स, जिसमें से राइट 2 मेरे पास आई N14 वाली और 2 मेरे पास आई N15 वाली. फाइन. एंड दिस इज दी, ये हमारे पास इसकी पूरी सेकेंड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन तो बन गई हमारे पास. अब इसके बाद हमने कहा कि ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन आ गई राइट, वो हमारे पास बन गई एज दी सेकेंड जनरेशन. इज इट फाइन नाउ? यस अंडरस्टूड? यस मैम। राइट. तो हमारे पास चारों डॉटर सेल्स यहाँ पर रेडी हो चुके हैं. तो हमने कहा N14 N15 वाले हमारे पास बन गए. राइट, कंप्लीट. अब पॉइंट ये था कि मैंने इसे चेक कैसे किया, हाउ कुड आई कम टू द कंफर्मेशन कि यही मेरे पास रिजल्ट आएगा. राइट, मुझे कैसे पता चला? तो वी हैव डन द सेंट्रीफ्यूगेशन. हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, और वो हमने कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन किया? राइट, सीजियम क्लोराइड CaCl बेस्ड ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. नाउ व्हाट इज दिस? हम क्या करते हैं बेसिकली बच्चे, जब मुझे डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करना है, तो अगर मैं आपसे पूछूं किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, N15 का ज्यादा है, N14 का ज्यादा है, या N14 का ज्यादा है? मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है? N15 N15 का ना? N15 N14. राइट. तो अब अगर मैं यहाँ Yes, पर ma'am. देखूँ तो मैं मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से ये कह सकती हूँ N15 is greater than N14 is greater than N14. Am I right? Fine. Right. तो इसको अगर मैं नाम दे दूँ heavy, इसको अगर मैं नाम दे दूँ light, तो बीच वाला मेरे पास क्या हो गया? Hybrid. N15 is going to be the hybrid. Correct? Right. अब मैंने क्या किया, अगर मैं इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन करती हूँ, राइट, इफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं हम? हेवियर पार्टिकल कहाँ सेटल होते हैं? बेस पे. नीचे. Base. जो सबसे Yes, बेस पे बैंड मिलेगा, वो बैंड कौन सा मिलेगा आपको? मैम N15 N15. फिर उसके ऊपर अगर बैंड मिलता है तो वो कौन सा मिलेगा? N14 14, और फिर 15. सबसे ऊपर बैंड मिलता है वो किसका मिलेगा? N14 14, तो 14. मीन्स आपने यहाँ पर बैंड्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे अरेंज किया? मॉलिक्यूलर वेट, जो हमारे पास क्या है? डिक्रीजिंग फ्रॉम पैलेट टू सुपरनेटेंट. जब आप पैलेट से सुपरनेटेंट की तरफ जा रहे हो, कल पढ़ा था ना पैलेट और सुपरनेटेंट, राइट. तो जब आप पैलेट से Yes, सुपरनेटेंट की तरफ जा रहे हो तो बैंड्स हमारे पास कैसे अरेंज हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट. अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि N15 का बैंड सबसे नीचे आएगा? मैं कैसे एक रेफरेंस चेक कैसे करूंगी? तो हमने क्या किया, अगर मैं सीजियम क्लोराइड का लेके चलूँ ना, तो सीजियम क्लोराइड अगर मैं लेके चलती हूँ तो इसका भी मैंने ग्रेडियंट बनाया. 100% CaCl is greater than 75% CaCl is greater than 50% CaCl. तो मैंने सीजियम क्लोराइड के ना 3 सोल्यूशन बना दिए, एक 100% वाला, एक 75% वाला, एक 50% वाला. अगर मैंने 3 सोल्यूशन बनाए तो मुझे ये पता चला जो 100% वाला है ना, इसका सेम बैंड आता है एट सेम पॉइंट व्हेन कंपेयर्ड टू, जब किससे कंपेयर किया जाए? N15. जब N15 से कंपेयर किया गया तो 100% वाले का सेम आया. ये किसके इक्विवेलेंट आया? N15. और ये किसके इक्विवेलेंट आया? N14. पॉइंट समझ आया? जो बच्चे आप N15 जो ऊपर अभी मैंने डायग्राम में बना दिए, ये तो हम ऑन पेपर बना रहे हैं ना. जब आपका लैब में टेस्ट ट्यूब में बन रहे होंगे उस टाइम आपको दिख थोड़ी रहा होगा कि N14 वाला आ गया, अच्छा ये N15 वाला हो गया.
ऐसा तो नहीं दिखेगा ना, आपको कोई रेफरेंस तो सेट करना पड़ेगा, राइट। वो रेफरेंस हमने सेट किया है सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन के थ्रू। तो हमने कितने सोल्यूशन बनाए, उसके 3 सोल्यूशन। तो हमने कहा अगर मेरे पास पेरेंट जनरेशन जो है, जब मैं उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करती हूँ, अगर उसका बैंड वहीं आया जहाँ 100% वाला है, तो पेरेंट जनरेशन कौन सी है, N15 N15 या N15 N14 या N14 N14? क्वेश्चन समझ आया? मैम N15 N15 अगर पेरेंटल जनरेशन का सेंट्रीफ्यूगेशन करने पे बैंड वही सेम पोजीशन पे आता है जितने पे 100% CaCl का है, तो इसका मतलब मेरे पास पेरेंट जनरेशन के पास क्या है, N15 अगर फर्स्ट जनरेशन के अंदर मेरे पास जो फर्स्ट जनरेशन की प्रोजेनी आती है उसका बैंड N15 पे नहीं मिलता, राइट, इसका बैंड मेरे पास मतलब 100% CaCl के पोजीशन पे नहीं मिलता, इसका मतलब उसमें बैंड कहाँ पर है, या तो 75% पे या तो कहाँ पर है 50%, राइट। तो अगर 75% पे है या 50% पे है तो वो हमारे पास क्या कहलाया जाएगा कि उसके पास या तो हाइब्रिड है या फिर क्या है, लाइट। अब मीनिंग समझ आया? Yes, everyone. Yes, ma'am. Understood till here? Right. तो अब अगर हम इसका रिजल्ट डिटर्मिनेशन करें, तो अब इसका रिजल्ट डिटरमाइन करते हैं, एंड नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी कि मुझे कैसे यहाँ पर दिखेगा। If I say parental generation, parental DNA, अब मुझे नहीं पता parental DNA क्या है, लेकिन parental DNA का बैंड मेरे पास ऐसा मिला, राइट। इसका मतलब पेरेंटल डीएनए के पास क्या प्रेजेंट है, N15 फर्स्ट जनरेशन I got the band at this, बैंड ऐसे मिला, एंड सेकेंड जनरेशन I got the band at these two, राइट। इसका मतलब क्या है हमारे पास, ये किसका बैंड है, ये किसको शो कर रहा है, मैम हेवी डीएनए, यस मैम, हैवी डीएनए। N15 ये किसको शो कर रहा है, N14 15 हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड Hybrid DNA. N14 N15 ये क्या शो कर रहा है हमारे पास, हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए, यस मैम। N14 N15 समझ आ गया पॉइंट? नाउ Yes, ma'am. ये क्या शो करता है, इज इट शोइंग दैट सेमी कंजर्वेटिव इज देयर? इफ N15 नेवर अपीयर इन प्रोजेनी, अगर वो प्रोजेनी में अपीयर नहीं हुआ, मीन्स इट इज नॉट कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ये समझ आया? यस गाइस, Yes, ma'am. आ गया। अगर कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता तो N15 एज इट इज मिलता ना प्रोजेनी के अंदर, लेकिन प्रोजेनी में N15 नहीं मिला है, इसका मतलब हमारे पास प्रोजेनी में क्या है, N15 N14, राइट। मीन्स दैट अगर कंजर्वेटिव होता तो बेटा एक डॉटर स्ट्रेच तो बिल्कुल पेरेंट के सेम आना था ना, 100% कंजर्व होना था ना, तो उसके पास N15 पूरा आता, राइट। लेकिन N15 आया ही नहीं, इसका मतलब कंजर्वेटिव नहीं है, राइट। वाइल N14 N15 appear in progeny, means one strand is, एक strand किसका है, parental, यस मैम, इक्वल आएगा। and one is complementary synthesized, मैम एक सेकेंड बेटा, यूजिंग मीडियम, और मीडियम कौन सा था हमारे पास, N14 वाला मीडियम यूज करके बना, यस मैम, मीन्स ये किसको शो कर रहा है, इट इज हैविंग सेमी कंजर्वेटिव। Semi conservative. कंजर्वेटिव। हाँ जी बेटा। मैम हम्म, कंजर्वेटिव, क्या, इट इज नॉट कंजर्वेटिव लिखा मैम आपने, लेकिन मैम यहाँ तो दोनों पेरेंटल के थे, तो कंजर्वेटिव में नहीं होना चाहिए फिर। बेटा कंजर्वेटिव का क्या मीनिंग था,
कि कि जब मैं एक पेरेंटल आएगा, एक नया आएगा, तो आपके पास क्या मिलना चाहिए था फर्स्ट जनरेशन? एक N15 N15, एक N14 N14। अच्छा वो एक नहीं मिला हमें इसलिए, ठीक है। कंजर्वेटिव तो नहीं है ना हमारे पास, हाँ जी ठीक है। राइट? कंजर्वेटिव N14 तो मिला है ना। बाद में मिला सेकंड जनरेशन में। सेकंड जनरेशन के हाँ लिए पेरेंट N15 N15 थोड़ी है, N14 N15 है। हाँ, ठीक है मैम। समझ आया? राइट? यस गाइस, कंप्लीटेड यहाँ तक? क्लियर है? राइट, सेमी कंजर्वेटिव मोड। राइट, सो दिस प्रूव्स दैट, इसने कंफर्म कर दिया, राइट, confirmed that DNA replication in prokaryotes is semi conservative replication। मीनिंग समझ आ गया आप सबको? कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब ये नहीं है कि दोनों डॉटर स्ट्रैंड पेरेंट के जैसे हैं। इसका ये मतलब है कि एक डॉटर स्ट्रैंड पेरेंट की बिल्कुल कॉपी होना चाहिए, दूसरा कॉपी नहीं होना चाहिए। समझ आया पॉइंट? दैट इज 100% कंजर्वेशन। डन, आगे बढ़ जाऊं? नोटेड है यहां तक? यस गाइस, यस मैम। Yes, ma'am. कंप्लीटेड। कोई डाउट इसके अंदर? हम सिर्फ CSCL ही सही कर सकते हैं। CSCL और DNA की डेंसिटी सेम होती है, वो लेके चलोगे ना जिसकी डेंसिटी DNA की जैसी है। तो सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी हमें वैसी मिलती है, दैट्स व्हाई। ठीक है? यस मैम। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन। सेकेंड इसी के बाद एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय टेलर एट ऑल। Taylor et al, right? They proved semi-conservative mode of replication in eukaryotes। इन्होंने यूकैरियोट सेम ईयर में प्रूव किया था, लेकिन थोड़ा इनके बाद ही किया था, इसी वजह से यूकैरियोट्स में यूजिंग ट्रिटिएटेड थाइमिडीन। राइट, ट्रिटिएटेड थाइमिडीन को यूज किया था, दैट इज H3 थाइमिडीन को इन वीसिया फाबा। राइट, तो फाबा बीन्स के अंदर किया था। राइट, तो इन वीसिया फाबा रूट्स that are called faba beans। राइट, तो इन्होंने किसको यूज किया था? दे हैव यूज्ड ट्रिटिएटेड थाइमिडीन। टाइटरेटेड नहीं है बेटा, ट्रिटिएटेड है। ट्रिटियम को यूज किया था, हाइड्रोजन जो था वो H3 यूज किया था। राइट, तो हेवी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन यूज किया था इन्होंने थाइमिडीन के अंदर, मिथाइल ग्रुप पे। राइट, एंड देन दे कम टू नो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। राइट, क्या यहां तक पॉइंट समझ आया? फाइन। राइट, सो दिस इज अबाउट द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ये हमारे पास कहलाया जाता है एज अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। राइट, नाउ क्वेश्चन करो एक फटाफट से रिलेटेड। पहले मैम यूकैरियोट्स में डिटेलिंग नहीं करनी ना हमको? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। नाउ डू वन क्वेश्चन। A parental cell with heavy DNA was made to grow in culture of N14 medium
for 2 generations and then transferred to N15 medium during 3rd generation. What will be the ratio of heavy is to hybrid is to light DNA in progeny of 3rd generation? Go for it. जल्दी से. क्वेश्चन लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है. Yes, what's the answer? 1:3. 1:3. 3 चीजें हैं बेटा. रेशो को अरेंज करो. 2:6:0. 2:6. 2 heavy, 6 hybrid, light 0. Yes, ma'am. जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में आंसर करें. 4:4:0. ओके. तो उसको ऐसे कट नहीं करना. 2:6 है तो 1:3. हाँ कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा रेशो उस हिसाब से बताना है मुझे. हेवी इज टू हाइब्रिड इज टू लाइट. 1:3:0. Okay. Yes, Now the ma'am. question 1:3. say N15. This is the parental DNA in front of us. अब ये जो हमें पेरेंटल डीएनए दिया गया है, इसको पहले आपने ग्रो कराया N14 में 2 जनरेशन्स के लिए. तो आपका एक आ गया N14 N15 और एक आ गया वापस से N14 N15. Once again let it grow in the N14 medium. So you have N14 N14, N14 N15, N14 N15 and N14 N14. यही 4 आएंगे. Yes, ma'am. करेक्ट. अब आपने इसको ट्रांसफर कर दिया N15 में, तो मेरे पास प्रोजेनी 8 आएंगी. ठीक है, ये तो मुझे पता है, 3rd जनरेशन में जा रही हूँ मैं. तो N14 N15 के 2 पहले वाले से आगे, दूसरे वाले से N14 N15 एंड N15 N15. करेक्ट. तीसरे वाले से N14 N15 N15 N15. लास्ट वाले से 2 यूनिट्स ऑफ N14 N15. इज इट फाइन? यही आ रहा है रिजल्ट. तो 6 आ गए मेरे पास N14 N15 दैट इज हाइब्रिड. 2 आ गए मेरे पास N15 N15 दैट इज हेवी. और लाइट का मेरे पास एक भी नहीं है, तो लाइट मेरे पास 0. मेरे पास रेशो आ गई यहाँ पर, क्योंकि हेवी इज टू हाई. जो रेशो पूछी है बेटा वही ध्यान से आंसर करना है. हेवी इज टू हाइब्रिड, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन हेवी इज टू लाइट इज टू हाइब्रिड भी दे देते हैं.
तो ये मेरे पास 2 हो गया, ये मेरे पास 6 हो गया और ये मेरे पास 0 हो गया। तो आई कैन राइट 1:3:0। हो जाएंगे क्वेश्चन ऐसे आराम से। Yes, मैम ma'am. एक बार बता दीजिए। हमारे पास पेरेंटल डीएनए N15 था बेटा, हमने N14 कल्चर में उसे ग्रो कराया, तो मेरे पास क्या बनी प्रोजेनी, एक स्ट्रैंड बना, N15 पेरेंट गया, N14 नया बना, तो N14 N15 के दोनों बन गए, फिर वापस N14 में ग्रो कराया। तो अगर देखा जाए तो पहली दोनों जनरेशन वही है जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट में की थी, राइट। तो हमारे पास आ गया N14 राइट, इससे बनाएंगे तो N14 इससे बनाएंगे N14 फिर N14 अब आपने वापस N15 में ग्रो कराया, तो इससे N14 इससे भी N14 दो बन गए, N15 दो आ गए यहाँ पर, N15 वापस दो आ गए, फिर वापस N14 तो मेरे को इतना पता होना चाहिए कि थर्ड जनरेशन में 8 प्रोजेनी बनेंगी, 2n का फॉर्मूला में लगाऊं तो भी निकाल सकती हूँ। और 8 में से मेरे पास 2 जो आ गए वो हैवी हो गए, 6 जो मेरे पास थे वो हाइब्रिड हो गए, लाइट मेरे पास एक भी नहीं आया। क्लियर? यस मैम, क्लियर। मैम एवरीवन अंडरस्टूड? हाँ जी बेटा। एक बार मैम स्क्रीन छोटी कर दो मैम, जिसमें क्वेश्चन शो हो हाँ जाए। एक सेकंड, एक मिनट। फाइन, so complete यहाँ तक, right? So this is what we will say as the whole DNA replication mode as semi-conservative mode of replication. अब हमें स्टार्ट करना है प्रोसेस DNA replication का प्रोकैरियोट्स में, थैंक यू मैम। और फिर उसी के डिफरेंसेस पढ़ेंगे इन द केस ऑफ दी विद रिस्पेक्ट टू यूकैरियोट्स, राइट। तो प्रोसेस तो मैं कल ही पढ़ाऊंगी, आज सिर्फ अभी रिक्वायरमेंट्स बताऊंगी इसमें, राइट। कल वाली जो क्लास होगी उसमें दोनों का ही फिर प्रोसेस ही कंप्लीट करेंगे साथ साथ, राइट, कि क्या प्रोसेस होता है हमारे पास ओवरऑल रेप्लिकेशन का, और फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो प्रोसेस के से पहले, राइट, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या हमें चाहिए, राइट। अब कैसे कैसे चाहिए वो मैं आगे पढ़ाऊंगी प्रोसेस के अंदर, राइट। बट द फर्स्ट थिंग वी नीड द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। For replication in prokaryotes, right? अब रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, पेरेंटल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट। द फर्स्ट थिंग आई नीड पेरेंटल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। पेरेंटल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बाद द सेकंड, और पेरेंटल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के भी आगे एक वर्ड लिखेंगे ORI, क्या कहते हैं इसको, Origin of replication. Origin of के बारे replication. में कल बताऊंगी मैं आपको, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की डिटेलिंग, राइट। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट वन एंजाइम्स इन ऑर्डर टू कॉज द रेप्लिकेशन। अब एंजाइम्स एक नहीं है, एंजाइम्स बहुत सारे हैं। तो सबसे पहला एंजाइम जो हमारे को मेन चाहिए, राइट, दैट इज द डीएनए पॉलीमरेज, राइट, जो एक्चुअली 3 टाइप्स के हैं इन Yes. प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप के हमारे पास। डीएनए पॉलीमरेज विदाउट प्राइमेज काम नहीं करता, तो हमें प्राइमेज एंजाइम भी चाहिए, विच इज एक्चुअली एन आरएनए पॉलीमरेज, राइट। एक आरएनए पॉलीमरेज है जिसकी रिक्वायरमेंट है हमें। मैम फिर हाँ जी बेटा, मैम ये प्राइमेज वही होता है ना जो स्ट्रैंड को कट करने में वो करवाते हैं। प्राइमर बनाते हैं। अच्छा हाँ, जहाँ से स्टार्टिंग होती है। प्राइमर जो होता है 7th strand. हाँ, यस मैम। हेलिकेज हमारे पास डीएनए अनविंडेज, जो डीएनए को क्या करेगा, अनवाइंड करेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को किसमें चेंज करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड के अंदर,
हेलिकेज को स्टेबल रखने के लिए वी नीड दी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन that is SSBPs, और उसी के साथ साथ एक और इसे चाहिए that is the topoisomerase। डीएनए के बाद क्या लिखा है? क्या बेटा, कहाँ पर? हेलिकेज में डीएनए के बाद डीएनए अनवाइंडेज, अनविंडेज, हाँ, डीएनए गायरेज फॉर डूइंग द टोपोआइसोमरेज एक्टिविटी, इसका दूसरा नाम, राइट। और उसी के साथ साथ हमें एक और चाहिए यहाँ पर, राइट, दैट इज लाइगेशन ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट के लिए डीएनए लाइगेज। यस मैम, लाइगेज एंजाइम। तो ये मेन हमारे पास एंजाइम्स है जो हम यूज करने वाले हैं, राइट, वन बाय वन, राइट, जो हम पूरे प्रोसेस में देखेंगे, जिसमें इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, इस तरीके से हम पूरा प्रोसेस कैटेगराइज करते हैं। यस मैम। नेक्स्ट वन, आई अकॉर्डिंगली नीड एक्टिवेटेड deoxy राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। that is DNTPs, DNMPs नहीं, हम DNMPs को चेंज करेंगे DNTP में, राइट, तो वो भी हमें चाहिए, एक्टिवेटेड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइट, दे आर ऑल्सो बीइंग रिक्वायर्ड फॉर दिस, राइट, दैट इज DNTPs, राइट, कंप्लीट यहाँ तक। तो ये 3 रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास। अब यही 3 रिक्वायरमेंट कैसे कैसे आगे हमारी यूज होने वाली हैं, दैट वी आर गोइंग टू विजुअलाइज, राइट। सो आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसेस टुडे, फिर वो एक साथ कल कंप्लीट हो भी नहीं पाएगा कि अभी स्टार्ट कर दिया तो डिसबैलेंस हो जाएगा। मैं प्रोसेस कल ही स्टार्ट करूँगी, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, राइट, 3 स्टेप्स इसके प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे कैसे होता है, एक एक वो चीज़ ध्यान रखनी है, राइट, और उसी के साथ आपको ये पूरा टास्क कंप्लीट करना है। क्लियर? यहाँ तक रिवाइज हो जाएगा अच्छे से? यस मैम। यस मैम। ओके गाइस, सो रिवाइज टिल हियर, मैं नोट्स अभी शेयर कर दूंगी ये वाले, राइट। ये पूरा एक्सपेरिमेंट अच्छे से रीड करना है, पूरा डीएनए आरएनए का डिस्क्रिप्शन, इनके डिफरेंसेस जो एग्जाम में आते हैं, राइट, वो याद होने चाहिए। यस यस। ओके गाइस, सो कल की क्लास में पूरा हम रेप्लिकेशन खत्म करेंगे, राइट, एंड ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे, राइट, कल वाली क्लास में। और संडे जो क्लास होगी, हमारी टाइमिंग मैंने शेयर कर दिए थे आपके साथ, राइट, और जो हमारे पास संडे की क्लास होगी, देयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जेनेटिक्स, राइट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड लिंकेज। यस मैम। राइट, थैंक यू मैम। ओके गाइस, राइट, सो थैंक यू मैम। bye, take care, enjoy and study very well. I'll meet you up in the tomorrow session. Okay guys.